हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा थर्ड सेशन होगा, सेशन 6 का थर्ड पार्ट अंडर नॉन बैंकिंग सिस्टम। पीछे वाले पार्ट्स में हम लोगों ने एनबीएफसीज के बारे में पढ़ लिया है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारा पार्ट बचा है पेंशन फंड्स का। आगे चलते हैं अपने वीडियो को शुरू करते हुए। अब अगर इंडेक्स और सिलेबस की बात करें, ये पार्ट हम कर चुके हैं। ये हमारा हो गया है, ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये हो गया। यहाँ तक हमने फर्स्ट वीडियो में करा है। म्यूचुअल फंड्स हमारा सेकंड वीडियो का पार्ट था। ये हमारा इस थर्ड वीडियो का पार्ट है। इस सिलेबस के इस पार्ट के साथ हम लोगों ने मैपिंग करी हुई है। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग सीधे अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमें पेंशन फंड पढ़ना है। पिछले वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस करा था कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनबीएफसीज के बारे में पढ़ा, म्यूचुअल फंड्स के लिए हम लोगों ने अलग वीडियो से डिस्कस करा। पेंशन फंड की हम लोग जब बात करते हैं तो अलग टाइप की एनबीएफसीज हो, सॉरी, अलग टाइप का पार्ट होता है नॉन बैंकिंग सिस्टम का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम का, है ना। ये क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स को पूल करके बनाते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल थ्रू आउट देयर वर्किंग लाइफ थोड़ा 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 करके पैसा जोड़ते रहते हैं। वो एक पेंशन फंड सिस्टम के अंदर जाता रहता है ना। और वो लोग इन फंड्स को प्रोफेशनली मैनेज करते हैं। और बाद में क्या होता है, पोस्ट रिटायरमेंट, है ना, आफ्टर रिटायरमेंट बात कर रहे हैं, उनको पेंशन या फिर एक एन्युटी की फॉर्म में एक रेगुलर इनकम मिलती है। अब इंडिया के पास मल्टी पिलर पेंशन स्ट्रक्चर है। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है जो हमारी लेगेसी थी, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम थी, बट ये हमारे एग्जाम पॉइंट से रेलेवेंट नहीं है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, मॉडर्न मार्केट लिंक जैसे हमारा एनपीएस हो गया। ये एग्जाम के लिए हमें पढ़ना है, इस पर आरबीआई ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ईएसआई का भी पार्ट बनकर आ जाता है इस पर कोई सवाल, और क्योंकि करंट में तो रहता ही है वन वे और दी अदर, और फाइनेंस का तो पार्ट है ही है ये। सोशल सिक्योरिटी पेंशन जैसे हमारे पास अटल पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना से पहले हमारे पास एक आती थी एनपीएस लाइट, क्योंकि रिसेंटली 2025 अमेंडमेंट्स में एनपीएस लाइट के अंदर भी चेंज आया है, उसका नाम न्यूज़ में आया है, तो हमें एनपीएस लाइट भी पढ़नी है। इसके अलावा एनपीएस के साथ में हमें एक पढ़नी पड़ेगी एनपीएस वत्सालय। एनपीएस वत्सालय 2025 के यूनियन बजट के अंदर डिक्लेयर किया गया था एक स्कीम की तरह। तो एनपीएस के साथ में ही हम लोग एनपीएस वत्सालय पढ़ेंगे, एनपीएस लाइट पढ़ेंगे और अटल पेंशन योजना पढ़ेंगे। ये वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अटल पेंशन योजना तो हमने स्कीम की फॉर्म में ऑलरेडी कवर करना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम के अंदर, तो इसको हम लोग वहीं रखेंगे। बाकी एनपीएस, एनपीएस वत्सालय, एनपीएस लाइट, ये हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एनपीएस की बात करें, हमारा नेशनल पेंशन सिस्टम, जब ये इनिशियली आया था तो ये न्यू पेंशन स्कीम की फॉर्म में आया था, न्यू पेंशन स्कीम बनकर आया था। बट अब ये इतना बड़ा हो गया कि अब ये पूरा अपने आप में एक सिस्टम बन गया है, नेशनल पेंशन सिस्टम। ये एक वॉलंटरली डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, मार्केट लिंक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी के लिए इसे हम लोग लेकर आए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिया जाए तो ये किस लिए है, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी के लिए। रेगुलेट करेगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए। हमने पीएफआरडीए के वीडियो में भी इस चीज को समझा था, है ना। और इट इज डिजाइन टू कंबाइन सिस्टमैटिक सेविंग्स, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट एंड फ्लेक्सिबल एग्जिट ऑप्शंस। क्योंकि नॉर्मली मेजॉरिटी लोगों के पास में कैपिटल मार्केट की या इक्विटी मार्केट की, डेट मार्केट की ऐसी समझ नहीं है कि वो अपना पैसा प्रॉपर्ली जोड़ पाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि वो नेशनल पेंशन सिस्टम लेकर आ रहे हैं, पीएफआरडीए उसे रेगुलेट करेगा, एंड दिस विल डिसाइड कि फंड किस किस तरह से मैनेज करना है, सो दैट सब्सक्राइबर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। Subscribers accumulate contributions over their working life, which are then invested across asset classes to build retirement corpus that can be withdrawn or annuitized after retirement. ठीक है। एनपीएस एड्रेसेस सेवरल स्ट्रक्चर नीड, जैसे प्रमोशन ऑफ रिटायरमेंट सेविंग कल्चर, रिडक्शन ऑफ ओल्ड एज पॉवर्टी रिस्क, प्रोविजन ऑफ स्टेबल पोस्ट रिटायरमेंट इनकम, मोबिलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर द इकोनॉमी। अब ये कैसे कैसे होगा, आप रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ोगे इसके थ्रू, आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आपके पास जॉब तो होगी नहीं रिटायरमेंट के बाद, तो आप कहां से कमाओगे, कैसे खाओगे, सिर्फ बच्चों पे तो डिपेंड नहीं रहोगे ना अपनी जनरेशन पे। तो आप यहाँ पे जो आपका पॉवर्टी रिस्क है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। आपके पास एक स्टेबल पोस्ट रिटायरमेंट इनकम मिलेगी, या तो आप लमसम अमाउंट ले लोगे या फिर आप मंथली पेंशन ले लोगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल जब ये आएगा, क्योंकि अभी मान लीजिए आप 25 साल की एज में, 28 साल की एज में जॉब पर जा रहे हैं, 30 साल 35 साल का आपका करियर बनेगा, तो उतने टाइम के लिए वो जो पैसा है वो किसी ना किसी फॉर्म में इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए लगेगा।
तो कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल भी अवेलेबल हो गई उसमें, है ना। इट ऑल्सो शिफ्ट पेंशन फाइनेंसिंग फ्रॉम अनमैनेजेबल डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम टू सस्टेनेबल डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स। ये एनपीएस था। अब एनपीएस के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। एनपीएस में कौन कौन सी एंटिटीज आती हैं? पीएफआरडीए है ना, स्टैट्यूटरी रेगुलेटर है। सीआरए होता है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज। ये वो एंटिटी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मैनेजिंग इंडिविजुअल एनपीएस सब्सक्राइबर रिकॉर्ड्स, पीआरएएन अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो आपका पीआरएएन अकाउंट जो होता है, पीआरएन प्रान जो होता है ना आपका, पीआरएन ये आपका एनपीएस अकाउंट से लिंक्ड एक नंबर होता है। जैसे पैन नंबर होता है ना, वैसे आपका प्रान नंबर होता है। फिर पेंशन फंड मैनेजर्स, पेंशन फंड मैनेजर्स को होते हैं प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं। ये आपका जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है उसे अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करेंगे। एसेट क्लासेस क्या होती हैं वो अभी हम देखेंगे आगे। देन एक ट्रस्टी बैंक होगा, जो ट्रस्टी बैंक होगा ये सेफ कस्टडी रिसीट एंड ट्रांसफर ऑफ एनपीएस फंड एंड एसेट्स करता है। तो एक बैंक को ट्रस्टी बना दिया जाता है। आप लोग जब एनपीएस ऑप्ट करेंगे आरबीआई में जॉब करके या फिर और भी कहीं अगर आप लोग जॉब करते हैं सेबी में, नाबार्ड में, भगवान करे आप लोगों की बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स लगे, तो आप लोग एनपीएस का जब मेंबर बनेंगे तो आप देखेंगे आप कौन से ट्रस्टी बैंक के थ्रू कर रहे हैं। यूजुअली जो फंड मैनेजर होता है उसी का एक ट्रस्टी बैंक भी हो जाता है। जैसे एसबीआई को अगर आपने फंड मैनेजर लिया, एसबीआई उसके केस में ट्रस्टी बैंक हो जाएगा। एचडीएफसी को आपने फंड मैनेजर लिया, एचडीएफसी उसके केस में ट्रस्टी बैंक हो जाएगा। एलआईसी को, सॉरी आईसीआईसीआई को लिया, आईसीआईसीआई उसके केस में ट्रस्टी बैंक हो जाएगा। देन एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर क्या होती है? इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो रेगुलर पेंशन पे आउट देंगी टू द सब्सक्राइबर एट रिटायरमेंट। तो एएसपीज कौन है? हमारे इंश्योरेंस कंपनीज। तो अब अगर हम लोग पेंशन फंड के अंदर देखें तो पेंशन फंड के अंदर आप देखिए आपके पास पीएफआरडीए आ गया, ठीक है, आपके पास आरबीआई भी आ गया। आरबीआई किस फॉर्म में आया? ट्रस्टी बैंक की फॉर्म में, मतलब आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज। एंड देन आपके पास एलडाई भी आ गया। एलडाई किस फॉर्म में आया? एएसपीज के रेगुलेटर की फॉर्म में। तो एनपीएस के अंदर आपके पास तीन रेगुलेटर्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया। पीएफआरडीए तो डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ये, बट आरबीआई और एलडाई का भी इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। की फीचर्स क्या हैं इसके? अगर इसकी एलिजिबिलिटी और पार्टिसिपेशन की बात करें तो सारे इंडियन सिटीजन के लिए है, इंक्लूडिंग रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट सिटीजन। एंट्री एज 18 से 70 साल हो गई है अब। कवरेज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, सेलेक्ट सॉरी स्टेट के या सेंटर के या फिर पब्लिक सेक्टर के भी, रेगुलेटरी बॉडीज के भी, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये ऑल सिटीजन मॉडल के अंदर आते हैं। ऑल सिटीजन मॉडल और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए कॉर्पोरेट मॉडल ये एक साथ चलते हैं। देन इसमें क्या होता है कि अगर आपकी जॉब स्विच करते हो, लोकेशन स्विच करते हो, आप सेम प्रान नंबर से जो आपका पीआरएएन नंबर है उसी के थ्रू आप अपनी सेविंग्स का कंटिन्यूएशन कर सकते हो। ये एलिजिबिलिटी और कवरेज की बात हो गई इसमें। देन एनपीएस में हमारे दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक मैंडेटरी रिटायरमेंट अकाउंट होता है टीयर 1 अकाउंट, एक टीयर 2 अकाउंट। तो टीयर 1 में तो इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी है एनपीएस के अंदर। टीयर 2 के अंदर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट होता है ना। ये भी रिटर्न्स आपको टीयर 1 की ही तरह देगा। आप डिसाइड करोगे कि आपको किस तरह के प्लान में जाना है। प्राइमरी अकाउंट फॉर रिटायरमेंट सेविंग हमारा टीयर 1, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है लॉक्ड रहते हैं अंटिल एग्जिट तक, एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट्स अंडर प्रिवेलिंग टैक्स लॉज। ठीक है। टीयर 2 जो है हमारा ऑप्शनल है, ये फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। जैसे आप लोग फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, बैंक में आरडी कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, सिमिलरली आप टीयर 2 में भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बहुत से लोगों को क्योंकि एसआईपीज की, फंड्स की उतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है, उन लोगों के लिए टीयर 2 ईजी है कि उनका मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन जाता रहेगा, देन फंड मैनेजर उनके बिहाफ पे वो फंड्स को यूज करता रहेगा। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए। नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए टीयर 2 में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, और लिमिटेड या फिर नो टैक्स इंसेंटिव्स इस पर है। वो हमारे बजट में हर बार टैक्स लॉस के अकॉर्डिंगली डिफाइन होता रहता है टैक्सेशन स्ट्रक्चर में। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट चॉइसेस और एसेट क्लासेस की अगर बात करें तो सब्सक्राइबर के पास ये चार तरह के एसेट क्लासेस होती हैं। ठीक है, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है, कॉर्पोरेट डेट्स में इन्वेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर सकता है, ऑल्टरनेटिव एसेट इसका लिमिटेड एक्सपोजर होता है। अब एलोकेट कैसे करेगा, किस तरह से इन्वेस्टमेंट होगा? तो एक तो होता है एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस में क्या होता है कि सब्सक्राइबर खुद डिसाइड करेगा कि उसको कहां पर कितना कैसे एलोकेशन चाहिए।
अगर आपके पास समझ नहीं है तो आप इसमें ऑटो चॉइस में चले जाते हैं। तो लाइफ साइकिल फंड होता है ना, तो यहाँ पे इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो एज के साथ साथ कम होने लग जाता है। These options allow subscriber to align investment with their risk appetite and life stage। अब ये जो होता है ये करेगा कौन? ये ये सब कुछ फंड मैनेजर के थ्रू होगा। ये सारा काम फंड मैनेजर्स करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। अब 2025 में नए इसके एग्जिट और विड्रॉल रूल्स आए हैं। द पीएफआरडीए एग्जिट एंड विड्रॉल अंडर एनपीएस अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025, इन्होंने काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्पेशली नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए चेंज करा है। नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर कैसे, जो ऑल सिटीजन मॉडल है और कॉर्पोरेट एनपीएस है, इनके लिए इसमें चेंजेस आए हैं। तो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की या एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल की हम लोग बात करें, है ना, तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है इट कवर्स एम्प्लॉयज ऑफ प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज एनरोल्ड इन एनपीएस। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड इनका रिटायरमेंट है। वेस्टिंग पीरियड से मतलब है कब तक इन्वेस्ट करना है एंड पैसा मिलेगा, एंड पैसा कब मिलेगा, तो कब तक आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कब आपको पैसा मिलेगा, वो आपका वेस्टिंग पीरियड है। तो वो कब तक है आपका, रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन तक, मतलब आपकी एग्जिट एलिजिबिलिटी जब सब्सक्राइबर रिटायर हो रहा है। ठीक है, और वेस्टिंग रिक्वायरमेंट में अभी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। सॉरी, ये मैंने पीआईबी से लिया था तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट में आ गया, माय बैड। तो इनके वेस्टिंग पीरियड के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया है, बट एग्जिट के अंदर चेंज आया है। तो पहले क्या था, अगर हम एग्जिट बेनिफिट बात करें नॉर्मल एग्जिट पे, है ना, नॉर्मल आपका टेन्योर पूरा हो गया, तो पहले क्या करते थे कि जो पुराना रूल था अभी दिसंबर 2025 से पहले का, उसमें 60% कॉर्पस आपको लमसम में मिलता था। कॉर्पस क्या, आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन हर साल उसमें जा रहा है, 60% कॉर्पस लमसम में मिलता था। अब नए रूल्स में 80% आप निकाल सकते हैं। पहले आपको 40% एन्युटी छोड़नी होती थी उसमें, मतलब इस 40% अमाउंट पे आपकी पेंशन बनेगी। अब आप 20% छोड़ेंगे तो 20% के हिसाब से पेंशन बनेगी। अगर आपका जो जमा हुआ कॉर्पस है वो 5 से 8 लाख तक का है, तो आप पूरा पैसा निकाल सकते हो, है ना, अगर लमसम 5 लाख से कम है। अगर कॉर्पस 8 लाख से 12 लाख तक का है, इसके लिए कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, 12 लाख से ज्यादा के लिए कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, तो फिर यही वाली कंडीशन हो जाएंगी, है ना। इसके अंदर क्या है, लमसम विड्रॉल एसएलडब्ल्यू में भी हो सकता है, सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल या फिर सिस्टमैटिक यूनिट विड्रॉल। या आप लोगों के कि या तो आप एक बार में पूरा पैसा ले लो 100%, है ना, या फिर आप सिस्टमैटिक वे में उसको निकालो कि थोड़ा थोड़ा करके निकालना है, या फिर आप सिस्टमैटिक यूनिट की फॉर्म में निकालो कि इतने इतने यूनिट्स निकालने हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स में यूनिट्स की फॉर्म में होता है ना, सेम वे यहाँ पर भी यूनिट की फॉर्म में जाता है। अगर आपका 6 लाख तक का लमसम है, या फिर आपका एसयूआर है ना, लमसम प्लस एसयूआर और एन्युटी मिला के, या फिर अप टू 80% तक आप लमसम निकाल के 20% एन्युटी छोड़ सकते हो। 12 लाख से ज्यादा है तो कंडीशन यही है, अप टू 80% लमसम आप ले सकते हो और 20% आप एन्युटी के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, ये हमारे जो एग्जिट के लिए अभी आया है नॉर्मल एग्जिट के केस में। प्री मैच्योर एग्जिट के केस में क्या होता है, अंडर एग्जिस्टिंग एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल, जब सब्सक्राइबर एग्जिट द स्कीम बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स। इस केस में क्या होगा, 20% तो आपका इन दिस केस अप टू 20% ऑफ द एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ मे बी विड्रॉन एज लमसम। बचा हुआ जो 80% है, दे मस्ट बी यूटिलाइज्ड टू परचेज एन एन्युटी टू एंश्योर कंटिन्यूड पेंशन इनकम। मान लेते हैं कि आपके 10 लाख रुपए जमा हो गए, तो 10 लाख में से आप सिर्फ 2 लाख रुपए निकाल सकते हो अगर आप प्री मैच्योर एग्जिट कर रहे हो, और 8 लाख जो है ये आपका जोड़ा रहेगा, इसके थ्रू आपकी पेंशन बनेगी। डेथ के केस में क्या होता है, अगर कोई एनपीएस कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर है, उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन फेज, तो उसमें 100% ऑफ द एक्यूमुलेशन पेंशन वेल्थ जो है वो पेबल है टू द नॉमिनिटी और लीगल एयर, और वो चाहे तो वो उससे एन्युटी ले सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। तो उनकी मर्जी है, वो 100% पैसा पूरा लेना चाहते हैं, जो भी लीगल एयर या फिर उनके नॉमिनी है, या फिर उसमें पेंशन कंट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं। अब अगर गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के लिए इसमें बात करें, तो अगर 8 लाख तक का उनका कॉर्पस जमा हो रहा है, तो वो 100% लमसम ले सकते हैं। या तो 100% लमसम ले सकते हैं, या फिर 60% लमसम लेके 40% की एन्युटी करा सकते हैं। अगर 8 से 12 लाख तक का उनका पेंशन है, तो 6 लाख तक का लमसम लेके बचे हुए की एन्युटी करा सकते हैं, या फिर 60% लमसम लेके 40% की एन्युटी करा सकते हैं। और अगर 12 लाख से ज्यादा का है तो 60% लमसम मिलेगा, 40% एन्युटी। यही चीज जब कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हमने बात करी थी, तो वहां पे 80% उनका लमसम पेमेंट हो गया था चेंज होकर
और 20% एन्युटी के लिए रह गया था। तो जो अभी चेंज आया है ये सबसे बड़ा चेंज आया है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ये चेंज आया है। प्री मैच्योर एग्जिट के केस में मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ द एक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस कैन बी विड्रॉन, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात करी, और 80% वहां पर रहेगा फॉर परचेज ऑफ एन एन्युटी। डेथ के केस में 100% जो है वो पेंशन वेल्थ पेबल है एज लमसम टू द नॉमिनी और लीगल एयर। ये केसेस दोनों के लिए सेम है हमारे पास, प्री मैच्योर और डेथ केस के। बट जो नॉर्मल एग्जिट के लिए था गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सेम है, इसके अंदर कुछ ऐसा चेंज नहीं आया है। बट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें 60% एन्युटी जो थी, सॉरी 60% लमसम अमाउंट चेंज होके 80% तक आप कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा एनपीएस सिस्टम। नेक्स्ट इसमें आता है एनपीएस लाइट। एनपीएस लाइट की हम लोग बात करें तो एनपीएस लाइट क्या है? ये एक लो कॉस्ट पेंशन स्कीम है। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सटेंड पेंशन कवरेज टू वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए है। ठीक है, वो वर्कर्स भी हैं जो पहले स्वावलंबन स्कीम में चल रहे थे। इट इज मेंट फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, लो इनकम अर्नर्स, कैजुअल लेबरर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, लेगेसी सब्सक्राइबर्स ऑफ स्वावलंबन स्कीम। कुछ गवर्नमेंट लिंक कैटेगरीज थी जैसे ग्रामीण डाक सेवक, तो इन लोगों के लिए एनपीएस लाइट या फिर लो कॉस्ट पेंशन स्कीम ये वाली आई। अब जो इनके बाद में क्या था कि एनपीएस लाइट के बाद में जो नए एनरोलमेंट्स थे वो यहाँ पे खत्म हो गए थे क्योंकि सब कुछ चला गया अटल पेंशन योजना के अंदर। बट जो एग्जिस्टिंग एनपीएस लाइट के अकाउंट्स हैं वो वैलिड हैं। वैलिड है इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग पीआईबी की अपडेट में दिसंबर में ये आया है ऑलरेडी। जब आ गया है इसका नाम तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और फिर इसको हमें अटल पेंशन योजना से लिंक भी करना पड़ेगा ड्यूरिंग अवर डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस। डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस के टाइम पे हम इसे अटल पेंशन योजना के साथ लिंक भी करेंगे। ठीक है, अभी हम इसमें आगे चलते हैं। की फीचर्स देखें अगर एनपीएस लाइट की, तो पहली चीज तो यही है कि इसका नेचर क्या है, वॉलंटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है पेंशन स्कीम का, है ना। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फ्लेक्सिबल अमाउंट है, कोई फिक्स मिनिमम नहीं है। जैसे एनपीएस के अंदर क्या था, आपका 10% जो है डिडक्ट होता ही होता है। इसके अंदर ऐसा कुछ डिडक्शन का नहीं है, फ्लेक्सिबल अमाउंट है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पेंशन फंड्स मैनेज करेंगे अंदर एनपीएस आर्किटेक्चर। एनपीएस आर्किटेक्चर के हिसाब से है तो मतलब ये स्टैट्यूटरी बैकिंग इसे मिल गई है ना। सेफ हो गया है स्टैट्यूटरी बैकिंग से, जिसे हम लोग अपने नॉर्मल उसमें कहते हैं सेफ होना। अकाउंट है ना, इसके अंदर भी जो है प्राण अकाउंट होता है वो इंडिविजुअल का पेंशन अकाउंट होता है। तो अगर हम लोग प्राण की बात करें, PRAN जो होता है ये होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जैसा आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है ना इनकम टैक्स के लिए, वैसे ही आपका प्राण होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक, फिर इसकी विड्रॉल की बात करें तो इसमें जो लमसम और एन्युटी दोनों ही चीज़ें हैं इसके अंदर, वो अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से। और रेगुलेटर PFRDA है, तो मतलब इसका रेगुलेशन भी हमारा सेफ है। आगे चलते हैं। फिर इसमें बात आती है एग्जिट की। वही इसके अंदर 3 एग्जिट केस हैं, नॉर्मल एग्जिट केस हो गया, प्री मैच्योर एग्जिट केस हो गया और डेथ हो गया। ये पूरी टेबल एज इट इज पीआईबी पर है। जो पीआईबी की अभी रिसेंट अपडेट आई है दिसंबर की, उसके अंदर से ये पूरी टेबल मैंने उठाई है। तो नॉर्मल एग्जिट के केस में इसके अंदर क्या है कि आपका 60% आप लमसम ले सकते हैं और 40% आपकी एन्युटी रहेगी। ये पहले का स्ट्रक्चर था, ये नया स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। बट पहले क्या था, आपका 1 लाख से कम का अगर कॉर्पस होता था तो आप 100% लमसम ले सकते थे। अब क्या है, ये लिमिट बढ़ा के 2 लाख कर दी गई है ना। 2 लाख तक का आपका कॉर्पस है तो या तो आप 100% लमसम ले सकते हो या फिर 60% और 40% के केस में आप जा सकते हो। बट अगर आपका कॉर्पस 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको 60-40 के केस में जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये चेंज आया है, ये वाला चेंज आया है। पहले ये कंडीशन थी और 1 लाख से ऊपर के लिए ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन 1 लाख के लिए 60-40 वाला चल रहा था। अब ये चीज़ 2 लाख तक बढ़ा दी गई है। तो चेंज आ गया, भले ही स्कीम बंद हो गई हो। स्कीम बंद नहीं हुई है एक्चुअली, नए सब्सक्राइबर्स या नए एनरोलमेंट बंद हुए हैं, पुराने तो एज इट इज चल ही रहे हैं। पीआईबी की अपडेट में आ गया है। पेंशन हमेशा से एक गर्म मुद्दा रहता है क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए प्रोटेस्ट करते रहते हैं। आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई है। प्री मैच्योर एग्जिट की बात करें तो ये सेम है। इसके अंदर पहले यही था कि 20% लमसम और एटलीस्ट 80% एन्युटी छोड़नी थी। यही चीज आपके एनपीएस सिस्टम के अंदर भी है, कॉर्पोरेट के लिए और गवर्नमेंट के लिए, कि आपको 2080 में ही होगा प्री मैच्योर विड्रॉल, है ना। कॉर्पस अगर 1 लाख से आपका
कम है तो पहले 100% लमसम मिलता था, वही जैसे ऊपर था प्री मैच्योर के केस में भी, और यहाँ पर यही चीज़ 2 लाख की हो गई है। अगर कॉर्पस 2 लाख से कम है तो आपको 100% लमसम मिल जाएगा, और उसके आगे के केस में 20% आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। और अगर डेथ का केस होता है तो उसमें 100% लमसम आपको मिल जाएगा। ऑप्शन फॉर एन्युटी इफ डिजायर्ड, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, लीगल एयर या नॉमिनी एन्युटी के लिए चाहे तो उसके लिए ऑप्ट कर सकता है। यह है हमारा एनपीएस लाइट। एनपीएस लाइट में इसके अलावा हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस मच इज इनफ हमारे लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं एनपीएस वत्सालय की तरफ। अब अगली हम लोग एनपीएस वत्सालय की बात करते हैं। एनपीएस वत्सालय में अगर बात करें तो ये मार्केट लिंक पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है माइनर्स के लिए। ठीक है, एनपीएस के अंदर ही इसे लॉन्च किया गया है टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट कॉर्पस फ्रॉम चाइल्डहुड। ठीक है, तो बच्चे के बचपन से ही, उसके चाइल्डहुड से ही उसके लिए रिटायरमेंट कॉर्पस बनता जाएगा। अब अकाउंट जब ऑपरेट किया जाएगा ना, ओपन करेंगे, ऑपरेट करेंगे, इनिशियली तो पेरेंट या लीगल गार्डियन करेंगे अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स, है ना। बट जब आपका चाइल्ड 18 ईयर्स कर लेगा तब ये अकाउंट ऑटोमेटिकली एनपीएस ऑल सिटीजन मॉडल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल सिटीजन मॉडल जो है हमारा कॉर्पोरेट मॉडल की ही तरह सिमिलर है, जो हमने एनपीएस में सबसे पहले पढ़ा था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग। अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि मतलब बचपन से ही हार्नेस लॉन्ग टर्म पावर ऑफ कंपाउंडिंग, है ना। आपको पता है अगर कोई भी अमाउंट 60 साल के लिए भी आप मान लेते हैं या फिर 50 साल के लिए भी अगर वो इन्वेस्ट होता रहता है तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन ब्रिंग्स माइनर इनटू द फॉर्मल पेंशन इकोसिस्टम, है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा, उन्हें पेंशन इकोसिस्टम के अंदर ले आएंगे। हाउस होल्ड सेविंग डीपनिंग, तो इसमें क्या होगा, डिसिप्लिन गोल ओरिएंटेड सेविंग्स हो जाएंगी, बचपन से ही सेविंग्स एक तरह से शुरू हो जाएंगी। पेंशन अवेयरनेस बिल्ड्स फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग फैमिलीज। ठीक है, तो पेंशन की अवेयरनेस भी बढ़ेगी। और सिस्टम सस्टेनेबिलिटी एक्सपेंड्स एनपीएस सब्सक्राइबर बेस टू ओवर द लाइफ साइकिल, तो है ना, तो पूरे मतलब बचपन से सिंस बर्थ या फिर जब भी वो 18 साल से कम का है, वहां से 60 ईयर्स तक या फिर इसके आगे भी अगर वो एक्सटेंड करना चाहता है पर्सन, तो उसके आगे के टाइम के लिए भी एनपीएस के सिस्टम से जुड़ा रहेगा। ठीक है, आगे अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? जो भी कोई माइनर है 18 साल से कम का, वो इसको ओपन कर सकता है। पेरेंट्स लीगल गार्डियन इसको ऑपरेट करेंगे। इनिशियली केवाईसी मैंडेटरी है। और अकाउंट का टाइप जो होगा, तो उसका इंडिविजुअल प्रान जो होगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, वो बच्चे के नाम पर होगा। जब वो बच्चा या चाइल्ड 18 साल का हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा एनपीएस ऑल सिटीजन के अंदर। और जो चाइल्ड होगा वो क्योंकि अब एडल्ट हो गया है लीगली, वो उसका प्राइमरी ऑपरेटर बन जाएगा। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मिनिमम 1000 रुपये महीने का कंट्रीब्यूशन रहेगा, मैक्सिमम की कोई अपर लिमिट नहीं है। फ्रीक्वेंसी के लिए ये ऑप्शन है कि मंथली देना है, क्वार्टरली देना है या फिर एनुअली देना है। और क्वांटिटी एनकरेज है ना, बट कोई फिक्स मंथली मैंडेट नहीं है, कोई फिक्स मंथली मैंडेट इसका नहीं होता है। आगे चलते हैं, लॉक इन एंड विड्रॉल्स क्या है? तो जब तक 18 साल का है कोई रूटीन एग्जिट या विड्रॉल परमिट नहीं है ना। एग्जिट कब अलाउड है? सिर्फ सीवियर मेडिकल कंडीशन या डेथ में, एज पर पीएफआरडीए नॉर्म्स। या तो कोई सीवियर मेडिकल कंडीशन है या फिर डेथ है, उस केस में ही यहाँ से 18 साल से पहले एग्जिट किया जाता है। अगर बच्चे की डेथ हो जाती है किसी भी अनफॉर्चुनेट रीजन से, तो 100% ऑफ द एक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस इज पेड एज लंप सम टू द नॉमिनी और लीगल गार्डियन। यहाँ पे लीगल आयर नहीं आएगा, लीगल गार्डियन आएगा। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, ये लीगल आयर नहीं आएगा, लीगल गार्डियन आएगा। तो नॉमिनी या लीगल गार्डियन को 100% इसका पेमेंट मिल जाएगा। और अगर 18 साल का हो गया, जिसे कन्वर्जन माइलस्टोन कहते हैं, नाउ द सब्सक्राइबर इज नाउ एडल्ट, ये अपने कंट्रीब्यूशन को अपने अकॉर्डिंगली रखेगा। और अगर एग्जिट भी करेगा तो ऑल सिटीजन रूल के हिसाब से करेगा। नॉर्मल एग्जिट 60 ईयर्स का है, और ऑल सिटीजन रूल के अंदर क्या था, 80% उसे एन्युटी में छोड़ना पड़ेगा और 20% उसे लमसम मिल जाएगा। और अगर वो 60 पर की एज पर करता है तो उसी केस में ये 80% जो है ये लमसम मिलेगा, और ये 20% जो है ये एन्युटी में छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि हमारा एनपीएस के नए रूल्स के अंदर अंदर हुआ है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो इससे हमारा ये वाला टॉपिक, जो टॉपिक नंबर 6 है हमारे ग्रेड बी फाइनेंस के सिलेबस का, वो कंप्लीट होता है। हमने इसको 3 पार्ट्स में करा। सबसे पहले हम लोगों ने एनबीएफसीज के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने पेंशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आऊंगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो
तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा टेलीग्राम का हैंडल है, टेलीग्राम हैंडल पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे डाउट्स को मैं रिजॉल्व करता हूँ। नाबार्ड वाले बच्चे, इंटरव्यू वाले बच्चे, हर सब लोग इसी हैंडल के थ्रू आते हैं। इस हैंडल के डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे इंडिविजुअल ग्रुप्स का लिंक्स है। आप लोग अपने एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।